डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड की इस क्लास में ही वेलकम अगेन। इस पिछले 2-3 क्लास में हमने गोपाल कृष्ण गोखले के विभिन्न विचारों का अध्ययन किया। पिछली क्लास में हम गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा का अध्ययन हमने किया, जिसमें उसने प्रांतीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभिन्न योजनाएं दी। उसी को आज कंटिन्यू करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय शासन से संबंधित जो सुझाव दिए वो निम्नानुसार है। केंद्रीय कार्यपालिका, गोखले का कहना था कि इसका अध्यक्ष, केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष वायसराय होना चाहिए, जो कि ब्रिटिश सम्राट है, सम्राट या साम्राज्ञी, उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। और शासन में मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद हो, जिसमें 6 सदस्य होने चाहिए और उन 6 सदस्यों में कम से कम 2 सदस्य भारतीय होने चाहिए। और वायसराय की कार्यकारिणी को निम्न विभागों का प्रशासन व सदस्यों में वितरण करना चाहिए: आंतरिक विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, संचार विभाग, प्रतिरक्षा विभाग और विदेश विभाग। तो केंद्रीय जो कार्यकारिणी होगी उसके अंतर्गत 2 प्रकार के सुझाव गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए, और उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमेशा यही रहा कि भारतीयों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। केंद्रीय कार्यपालिका के साथ केंद्रीय व्यवस्थापिका संबंधी सुझाव उनके इस प्रकार से थे: इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह भारतवर्ष की विधानसभा नाम दिया जाए, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे ब्रिटिश प्रतीक, ये ब्रिटिश प्रतीक है, इसकी जगह यदि भारतवर्ष की विधानसभा नाम दिया जाए तो भारतीयों को मानसिक रूप से एक संतुष्टि मिलेगी कि ये भारतीयों के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था है। इसके 100 सदस्य रखे जाएं और पूर्ण अनुभव के अभाव में निर्वाचित के बजाय मनोनीत सदस्यों का बहुमत इसमें रखा जाए, जिसमें विभिन्न फील्ड के अनुभवी लोगों को इसमें कार्य करने का मौका दिया जाए, ताकि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व इसमें हो सके और विभिन्न हितों के प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए ये अच्छे कानूनों का निर्माण करा सके। अन्य सुझावों में गोखले ने कहा, संपूर्ण शासन का गठन एकात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप रखा जाए, परंतु प्रांतीय शासन पर केंद्रीय नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में घटाया जाए ताकि स्वशासन की दिशा में बढ़ा जा सके। चूंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, गोखले ने यह कहा, संपूर्ण शासन का गठन एक केंद्रीकृत राष्ट्र के रूप में एकात्मक शासन पर किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा दिया जाना उतना ही अनिवार्य है। इसलिए केंद्रीय शासन का प्रांतीय शासन पर एक अतिवादी दृष्टिकोण से नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अपितु प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। प्रांतीय सरकार को राजस्व का एक हिस्सा केंद्रीय सरकार को दिया जाना चाहिए। ये व्यवस्था 5 वर्ष तक के लिए हो, बाद में इसमें उचित संशोधन किए जा सकते हैं। प्रांतीय स्तर पर जो राजस्व एकत्रित करने के स्रोत हैं, उनसे जो राजस्व एकत्र होगा उसका एक हिस्सा केंद्रीय सरकार को दिया जा सकता है, जो एक बार में 5 वर्ष के लिए ये योजना लागू होनी चाहिए। भारतीय सेना में भारतीयों को कमीशन मिलना चाहिए और भारतीयों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इंग्लैंड में स्थित भारत मंत्री की परिषद समाप्त कर दी जाए। भले ही भारत मंत्री का पद बना रहे, परंतु उसके अधिकारों में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में जो एक पद बनाया हुआ है उसके लिए बहुत अधिक खर्च, बहुत अधिक वेतन देना पड़ता है, तो इसे समाप्त कर दिया जाए। भले ही भारत मंत्री का पद निरंतर रखा जा सकता है, लेकिन उसके भी अधिकारों में कमी का प्रस्ताव गोखले ने दिया। भारतीय शासन में मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाए। गोखले ने विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए उन्होंने मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन द्वारा
उचित प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही। तो गोखले ने राजनीतिक सुधारों का एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जो बहुत ही उस समय अमूल्य वो थी, और ब्रिटिश सरकार से इसे तुरंत लागू करने के लिए भी उन्होंने सुझाव दिया। और गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा उनकी एक महत्वपूर्ण थाती या विरासत समझी जा सकती है। आगे हम गोखले के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। गोखले बेसिकली एक अर्थशास्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। गोखले जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, रानाडे, जीवी योगी, रोमेश दत्त जैसे भारतीयों का भी उनके आर्थिक चिंतन पर गहरा प्रभाव था। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारत की आर्थिक क्षेत्र में बहुत हालत खराब कर दी गई थी, और आर्थिक क्षेत्र में सुधारों के बाद यहाँ के जनजीवन को सुव्यवस्थित किया जाए, ये उनकी पहली प्राथमिकता थी। गोखले ने आर्थिक विचारों में निम्न प्रकार के विचार दिए। नागरिक प्रशासन में व्यय में कमी पर बल, क्योंकि गोखले ने ये कहा उच्च पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त किया जाता है जिनको कि एक भारी भरकम वेतन प्रति माह दिया जाता है। गोखले ने सुझाव दिया कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए ताकि वो कम वेतन और भत्तों में अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, और भारत सरकार का बहुत सा धन जो कि व्यर्थ ही जा रहा है उसे बचाया जा सकता है। भारत मंत्री परिषद, जो कि हमने अभी पूर्व में जिसको खत्म करने का सुझाव गोखले ने दिया, जो इंग्लैंड में है, इसका खर्च भारत द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए। इसका खर्च ब्रिटिश सरकार स्वयं वहन करे। सेना पर व्यय कम करने पर उन्होंने जोर दिया। गोखले ने कहा कि भारत में 35% ये सेना पर व्यय होता है, जबकि रूस में 21%, फ्रांस में 19%, जापान में 16%, इटली जैसे कंट्री में 13% व्यय होता है, और भारत में 35% व्यय सेना पर कर दिया जाता है, जिससे कि अन्य विकास और कल्याणकारी कार्य प्रभावित होते हैं। तो भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेल व्यवस्था के विकास का उन्होंने विरोध किया। रेल व्यवस्था का विकास, गोखले का विरोध करने का कारण ये था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी सुविधा के लिए रेल व्यवस्था का विकास किया गया था। उनका मेन, हालांकि इसका फायदा भारतीयों के लिए भी रहा। भारत के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा प्रभाव बाद में साबित हुआ। लेकिन गोखले ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के माल को ले जाने के लिए और निर्मित माल वापस लाने के लिए रेल व्यवस्था का विकास किया, इसलिए गोखले ने ब्रिटिशों की इस व्यवस्था का विरोध किया। कर नीति और कर मात्रा में परिवर्तन पर उन्होंने बल दिया। भारतीयों पर इतने अधिक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। कर की मात्रा में समय समय पर परिवर्तन भी कर दिया जाए। जैसे किसानों पर कर लगाया, लेकिन यदि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो सरकार को करों में उस समय कमी की जा सकती है। तो कर नीति में एक लचीलापन होना चाहिए। एक बार लगाए हुए कर कई वर्षों तक निरंतर नहीं रहने चाहिए। प्रजा की, जनता की आमदनी, उनके आय व्यय की स्थिति को देखकर ही कर निर्धारित किए जाने चाहिए। ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के प्रयत्न किए जाएं, क्योंकि भारत गांवों का देश है। जब तक ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास के प्रयत्न नहीं किए जाएंगे तब तक गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती। भारतीय उद्योगों के लिए सरकारी संरक्षण की मांग, क्योंकि ब्रिटिश मशीनीकृत माल के आगे भारतीय उद्योग अपने उत्पादों को प्रतियोगिता में नहीं खड़ा कर पा रहे थे। गोखले ने ये कहा कि भारत के जो उद्योग है उनको सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए। भारत में नए उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और ब्रिटेन, यूरोप के उद्योगों से खुली प्रतिस्पर्धा से इन्हें बचाया जाए, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा कम कीमत पर अच्छा माल निर्मित किया जा सकता है, जो कि भारत के माल से उसकी प्रतिस्पर्धा में भारतीय माल कहीं नहीं टिक सकता। भारत के अंदर ही यह प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। भारतीय उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति का विकास भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह औद्योगिक विकास के लिए स्वयं भारतीयों द्वारा भी
प्रयत्न किया जाना चाहिए। और वित्तीय विकेंद्रीकरण, गोखले ने ये सुझाव दिया कि जो भी भारत सरकार के राजस्व के स्रोत है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच उचित मात्रा में बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर विभिन्न जो खर्चे हैं उसके लिए उन्हें राज्यों को, प्रांतों को खुली छूट दी जानी चाहिए। जब तक प्रांतीय वित्तीय विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक प्रांतीय सरकारें, राज्यों की सरकारें हैं, वो अपने स्तर पर प्राप्त अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगी। इसी के साथ गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों का भी हम आगे अध्ययन करते हैं। गोखले ने, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की पहली अनिवार्य आवश्यकता है, गोखले ने ब्रिटिश साहित्य, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि शिक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना भारतीय जनमानस को जागरूक नहीं किया जा सकता। उनका ये विश्वास था कि एक विकसित व विवेक संगत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही भारत राष्ट्र की वास्तविक उन्नति एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले ने दक्षिण शिक्षा समाज और दक्षिणी सभा के माध्यम से शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न किया। शिक्षा से संबंधित उनके विचारों में ये था कि शिक्षा की व्यापक धारणा उन्होंने प्रतिपादित की। शिक्षा केवल एक कागज का टुकड़ा या केवल एक डिग्री नहीं हो सकती है। शिक्षा पद्धति प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती हो, उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए प्रेरित करती हो और व्यक्ति के विवेक को जगाती हो। शिक्षा ऐसी हो, उन्होंने उदार पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने केवल जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली भारत में चल रही थी उसका विरोध किया और शिक्षा सभी को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कम से कम 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अवश्य की जानी चाहिए। और शिक्षा के इस व्यय के लिए भी गोखले ने सुझाव दिया कि 3/4 इसका व्यय राज्यों के द्वारा वहन किया जाए और 1/4 व्यय स्थानीय संस्थाओं के द्वारा इसका व्यय का भार उठाया जाना चाहिए। इसी तरह तकनीकी शिक्षा का गोखले ने समर्थन किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना जो भारत है वो आर्थिक और भौतिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं हो सकता। विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव दिया, क्योंकि जब तक उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना नहीं होगी तब तक भारतीय विश्व स्तर की संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो गोखले का प्रस्ताव ये था कि ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की तर्ज पर यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। और ओवरऑल यदि गोखले का हम अध्ययन करें तो आलोचना के पक्ष में उनके चिंतन में आधारभूत अंतर्विरोध की प्रवृत्ति जो पाई जाती है उसको लेकर गोखले की आलोचना की जाती है। उन्हें दुर्बल हृदय उदारवादी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचनाओं के माध्यम से, विनय अनुनय के माध्यम से ब्रिटिश शासन में सुधार की प्रवृत्ति पर बल दिया। उन्होंने एक जबरदस्त आंदोलन के लिए कभी जनमानस को प्रेरित नहीं किया, लेकिन फिर भी गोखले एक प्रमुख उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और गोखले का मानना ये था कि कई बार हिंसक क्रांति से जो लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते वो अनुनय विनय से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी प्रमुख देन इस प्रकार है, वो एक प्रमुख भारतीय उदारवादी विचारक हैं। ब्रिटिश राज के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया, क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा जैसे रेल व्यवस्था का विकास किया, आधुनिक शिक्षा पद्धति का जो विकास किया, उसका उस समय अन्य विचारकों के द्वारा विरोध किया जाता था। लेकिन गोखले को पता था कि इसके बिना भारत विकास की राह पर अग्रसर नहीं हो सकता। तो उन्होंने उपयोगिता के दृष्टिकोण से कि ये ब्रिटिश पद्धतियाँ, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति या औद्योगिक विकास के लिए जो उन्होंने ये सिस्टम, रेल व्यवस्था, सड़क व्यवस्था का विकास किया, ये भारतीयों के लिए भी उपयोगी है। सकारात्मक और प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का गोखले ने समर्थन किया
उदारवादी आर्थिक चिंतन का उन्होंने विकास किया। सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। उन्होंने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सत्ता का विभाजन किया जाना चाहिए ताकि सत्ता के उपयोग में निरंकुशता की प्रवृत्ति को रोका जा सके। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का उन्होंने विरोध किया। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया और उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया। राजनीति के आध्यात्मिकरण की शुरुआत की, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित सेवाभावी लोगों का ही प्रवेश होना चाहिए। जैसे मोतीलाल नेहरू ने कहा कि गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। इसी तरह वीपी वर्मा ने गोखले की दो प्रमुख देन बताई है। राजनीति के नैतिक स्वरूप पर बल दिया और आत्मसंयम, विवेक तथा सहमति या समझौते पर आधारित राजनीतिक तकनीकों का उन्होंने समर्थन किया। और राजनीति के आध्यात्मिकरण की प्रवृत्ति आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी राजनीति में उन्हीं लोगों को शामिल होना चाहिए जिनमें वास्तव में जन सेवा की प्रवृत्ति हो या नैतिकता से जिनका जुड़ाव हो। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाल गंगाधर तिलक का अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।